आई होप आपने पिछली वीडियो को मजे से देखा होगा यार, अच्छा लगा होगा। बताना फीडबैक जो भी है आप लोगों का। बाकी आज का वीडियो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि असंवैधानिक निकाय। अब चूंकि टाइम हमारे पास वैसे ही ज़्यादा नहीं होता है, इसमें भी एक ही वीडियो में सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी हैं सारी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक पेज में आप ये लिख लो कि हमारी ऐसी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जो किसी ना किसी एक्ट से बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली हमारी नीति आयोग, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग हो गया। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एसआईसी स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीबीसी चीफ विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या बोल रहा हूँ, सीबीआई, ठीक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल, जो मैं लिख रहा हूँ यही बॉडीज हैं, लोकायुक्त इन स्टेट, ठीक। और क्या बचा, मतलब मेजर तो यही है, ठीक। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना वो लिख लेना, और अपनी कॉपी से ना डेली रिवाइज करना, सेम। क्योंकि थोड़ा तो देखो यार, आपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन सीधा आएगा, इनसे ज्यादा घुमा फिरा नहीं आएगा, कुछ याद हो गया आपको, कुछ एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नीति आयोग, जो कि कब बना है, 2015 में। अभी 2015 में बना है, उससे पहले भी चल रहा था ना, यस। हमारी एक चल रही थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्लानिंग कमीशन, जो कब फॉर्म हुई थी, 1950 में, ठीक। इनिशियली नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो 1950 में चल रही थी, लेकिन बाद में 2015 में इसका नाम बदल के हमने रख दिया नीति आयोग। समझ गए? ओके, चलो अब बात करते हैं। अब मैं इसको हटा दूंगा और आगे की बात करेंगे, ठीक। चलो इसको हेड करेंगे, सबसे पहली बात आपको पता है, हेडेड बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। गॉट इट? जी। तो पहली बात, हेडेड बाय पीएम। अब इसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, नीति आयोग, अच्छा, एक थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ओके। अब मैं इसकी कॉम्पोजिशन की बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन, कई बार इस पे डाउट में रहते लोग। तो सबसे पहले बात, पीएम तो इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे, ठीक। इसके अलावा हमारी गवर्निंग काउंसिल्स होती हैं। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन आते हैं हमारे, ऑल सीएम, जितने हमारे स्टेट है उनके सीएम ऑफ स्टेट्स, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक। ये हमारी गवर्निंग काउंसिल में आते हैं। इसके अलावा हमारे चार चार यूनियन मिनिस्टर, जिनको बोलते हैं हम एक्स ऑफिशियो ऑफिशियल चेयरमैन, ठीक। इसके अलावा तीन बंदे होते हैं जो स्पेशली इनवाइट्स होते हैं, और लास्ट दैट इज फोर फ्रॉम वेरियस फील्ड से बंदे, फुल टाइम मेंबर जो होते हैं, ठीक है। ये फुल टाइम मेंबर होते हैं चार। तो ये तो है इनका कॉम्पोजिशन, इतने लोग होते हैं। पीएम हेड करते हैं, गवर्निंग काउंसिल में होते हैं हमारे सारे स्टेट्स के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक है। इसके अलावा चार होते हैं यूनियन मिनिस्टर, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, तीन स्पेशल इनवाइट्स होते हैं बंदे, और चार होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के फुल टाइम मेंबर जो होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे, एक्सपीरियंस वाले, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, फंक्शन क्या होता है यार, सबसे बड़ी बात है फंक्शन क्या है इसका, तो नाम से ही है। सबसे पहले आती है 5 ईयर प्लान बनाती है, ठीक, 5 ईयर प्लान मेकिंग पॉलिसी बॉडी है। इसके अलावा ये क्या करती है, इनकरेज करती है, इन्वॉल्व करती है पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक, पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोसेस। मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, वही लिख लेना आप। इनकरेज करती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भैया
अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में मतलब पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसकी सपोर्ट के लिए एक चीज़ है, दैट इज योर एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट और काउंसिल, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, ये क्या है, ये फॉर्म हुई है 1952 में, एस्टिमेट कर लेना, ठीक। फॉर्मेशन ईयर है 1952। ये नेशनल जो प्लान होता है ना 5 ईयर, इनको उनको बनाने में हेल्प करती है, हेल्प इन मेकिंग द नेशनल प्लान, नेशनल 5 ईयर प्लान बोल सकते हो आप। इसके अलावा ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बिलो पार्लियामेंट से नीचे, मतलब कि ये हाईएस्ट बॉडी है किस चीज के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मैटर्स, गॉट इट। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब नेशनल जो हमारा डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है पता है आपको, इंपॉर्टेंट है। एनडीसी का कॉम्पोजिशन में होते हैं हमारे चेयरपर्सन, पीएम, ऑल यूनियन के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है तो इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट बंदे ही होंगे, सारी यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा सभी स्टेट के सीएम होते हैं, और सीएम ऑफ स्टेट एंड ऑल गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ध्यान रखना। ये बॉडी क्या कर रही है, पॉलिसी बना रही, तो इंपॉर्टेंट बॉडी हुई ना, तो इसके लिए ये सब हुआ। चलो, अब नेक्स्ट बॉडी जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर NHRC, नेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक। लिखते रहो फटाफट फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक किससे फॉर्म किया गया है, एक एक्ट से फॉर्म किया गया है, समझ गए। ओके, और एक्ट कौन सा था, तो भैया वो एक्ट था हमारा एक्ट ऑफ 1993, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, एनएचआरसी को ही बोलते हैं हम वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कंट्री। अच्छा, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स क्या किसको बोलते थे, आपको पता है, सीएजी मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, ये चीजें रिकॉल करो, ठीक है। चलो, ये तो है, इसको हम बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कंट्री, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके कॉम्पोजिशन की, क्योंकि जनरली कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन बहुत उठते हैं, ठीक। और कॉम्पोजिशन ही है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्पोजिशन बात करें तो इसमें एक तो होते हैं हमारे चेयरमैन, ठीक, प्लस इसमें 5 अदर मेंबर्स, यानी कि टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब ये 6 मेंबर में आपको मैं बताऊं, इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, 6 मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए भी हमें चाहिए 6 लोग, और पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इधर बताता हूं, ठीक। सबसे पहले देखो, इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं 6 लोग डिसाइड करते हैं। पहले तो हमारे होते हैं पीएम साहब, दूसरे होते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर, तीसरे होते हैं हमारे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसमें हमने चेयरमैन क्यों लिया, क्यों, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। चौथे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अब ये कहाँ हो सकते हैं, एक लोकसभा के लिए जाएंगे और एक राज्यसभा के, दोनों के एक एक मेंबर, बहुत ध्यान से लिखो ये चीज। तो टोटल 3, और एक ये 4, और एक ये 5। अभी छठे बने कौन, हमारे होम मिनिस्टर भाई साहब, कैसे छोड़ दें, ठीक। तो ये 6 बंदे, 6 लोग मिलके क्या अपॉइंट करते हैं हमारे एनएचआरसी के 6 मेंबर्स को, ठीक। ये लोग क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे नाम, और उसके बाद अपॉइंटमेंट एक्चुअली कौन करेंगे, अपॉइंट करेंगे हमारे फाइनल जो मेंबर हैं दादाजी, ठीक। ये 6 मेंबर इन 6 मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। अच्छा, जो ये 6 मेंबर हैं, अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना, है ना। चलो एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारे चेयरमैन साहब, इनकी जो एलिजिबिलिटी है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
चेयरमैन साहब की जो एलिजिबिलिटी में पहला, या तो वो क्या हो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, बस ये इनकी एक एलिजिबिलिटी है, ये होनी चाहिए। ठीक, लेकिन जो अदर 5 मेंबर्स हैं इनकी अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सिंपल है इनका, सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और पता है कि स्पेशलिटी इसमें क्या है, इन 5 मेंबर्स में एटलीस्ट या फिर मिनिमम एक मेंबर हैं वो फीमेल होनी चाहिए। व्हाट इट, 1 फीमेल मेंबर यानी कि 1 वुमेन पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो यहाँ पर एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए, ध्यान। ठीक, अपॉइंटमेंट तो पता ही, इन 6 के 6 मेंबर्स को कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। किसकी एड एडवाइस, 6 लोगों पे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाते हैं, 2 लोग वही हो गए, होम मिनिस्टर, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारे लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन 6 लोगों की कंपोजिशन पे ये हो गया, खत्म। अच्छा, हमारे जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं इनका जो टर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स। एंड यही क्वेश्चन था, सोचो, कुछ नहीं, क्वेश्चन था ये सीएपीएफ में कि एनएचआरसी के मेंबर्स का टर्म कितना होता है, कितने साल तक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी था शायद, 3 ईयर्स 70 इयर्स। समझ रहे हो, कुछ नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। चलो, रीअपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो क्या एनएचआरसी के बंदे रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो जी देखो, यस, सेम पोस्ट के लिए दे आर एलिजिबल, ठीक है, वो रिअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार वो रिटायर हो गए, बट आफ्टर रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट की तो आपको पता ही है क्या क्या है, यही वाले हैं, तो रिटायरमेंट के बाद वो फर्दर एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। बट इट, चलो भैया, नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राउंड ऑफ रिमूवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है ना ये। तो सबसे पहले तो 3 ग्राउंड है, अनफिट हो गए, या फिर इंगेज इन अदर वर्क्स, या फिर अनसाउंड माइंडेड। अनसाउंड माइंड मतलब नॉट फिट। इन 3 केसेस में तो प्रेसिडेंट साहब हमारे डायरेक्टली हटा देंगे, किसी से नहीं पूछेंगे। ठीक, मतलब डायरेक्टली बात करें तो वो उनको वहां से आएगा लोकसभा के मिनिस्टर्स के द्वारा, लेकिन इन 3 को वैसे डायरेक्टली हटा देंगे। लेकिन जो चौथा है ना, जो कि है हमारा मिस बिहेवियर या फिर इनकैपेसिटेंस, इनकैपेसिटी वाली केस जब भी आ जाएगा, तो ये सेम कौन सी वाली चीज चल रही है, हमारे यूपीएससी मेंबर्स को हटा देता ना, उसी हिसाब से इस केस में हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट से क्या करते थे, एडवाइस लेते थे। और यूपीएससी के मेंबर्स के हटाने के केस में तो एडवाइस में बाइंडिंग थी, लेकिन एनएचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट्स के मेंबर्स को हटाने के लिए इन पर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है, ध्यान रखो इस चीज। ठीक, ये है हमारा फुल एंड फाइनल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट बॉडी तीसरी, दैट इज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, टेंशन मतलब सब खत्म हो जाएगा। इसका भी फॉर्मेशन जो है एक एक्ट से हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एक्ट है वही सेम एनएचआरसी वाला 1993। ठीक, कॉम्पोजिशन की बात करें, फटाफट खत्म करेंगे इसको क्योंकि बहुत सारी चीज सिमिलर हैं। तो कॉम्पोजिशन में एक तो होंगे हमारे चेयरमैन इसमें, और प्लस में होंगे इसमें 2 मेंबर। ओके, उसमें 6 मेंबर बॉडी थी, इसमें है 3 मेंबर बॉडी। हाँ जी, तो जो चेयरमैन है, अब एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो भैया चेयरमैन की एलिजिबिलिटी फिर से वही है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ, अब देखो वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे हो जाएगा हाई कोर्ट, क्यों, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक, ह्यूमन राइट्स वाले करते क्या, आपको बेसिकली बताऊंगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ठीक है, ओके, ये जो 2 मेंबर हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिमिलर है जैसे हमारे सेंटर में थी कि भैया वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ऐसे इसमें है कि सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ या तो हाई कोर्ट हो,
या फिर इनके पास क्या हो, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो उनके पास मिनिमम कितने ईयर्स का, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, क्योंकि ये यूनिक नंबर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार में याद हो जाएंगे और एक बार में भूल भी जाओगे, खत्म। अच्छा हाँ, ये लोग तो हैं, इन तीनों लोगों को अपॉइंट कौन करता है ये तो ध्यान से देख लो। अपॉइंट करेंगे हमारे राज्यपाल यानी कि हमारे गवर्नर साहब, ठीक। अब गवर्नर अपने मन से थोड़ी कर देंगे, ये भी किससे लेंगे, रिकमेंडेशन लेंगे। रिकमेंडेशन किससे लेंगे, वही वही मेंबर्स हमारे, एक सीएम ऑफ स्टेट जो हेड करेंगे इसको, दूसरे हमारे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरे हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर भाई साहब, चौथे चेयरमैन ऑफ काउंसिल। अच्छा, मैंने उधर बताया था डेप्यूटी चेयरमैन, इधर चेयरमैन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इधर चेयरमैन ही होते हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। जब मैं आपको बता रहा था स्टेट, हाँ जब मैं आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं वो मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो इसमें चेयरमैन ऑफ काउंसिल हो जाएंगे। और पांच में तो आपको पता है LOO, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो दोनों हाउस के होंगे, एक असेंबली के और एक होंगे काउंसिल। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर बॉडी रिकमेंड करेगी गवर्नर साहब को नाम इन तीन लोगों का, और फिर गवर्नर साहब इन तीन लोगों को अपॉइंट कर देंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर। गॉट इट। इनके भी टर्म की बात करें तो भैया 3 साल या फिर 70 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए। दोनों का सेम है, देख लो, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट के लिए यस एलिजिबल हैं ये लोग, किसके लिए, फॉर रीअपॉइंटमेंट। गॉट इट। चलो, इम्पोर्टेंट है रिमूवल अगेन, सेम है सब कुछ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रहे थे, लेकिन चूंकि इधर अपॉइंटमेंट कौन कर रहे थे, गवर्नर, लेकिन इनका रिमूवल जो है वो करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक। बाकी सारा सेम है, सेम किसके, NHRC के सेम है। आप यूपीएससी के सेम मत समझ लेना, क्यों, यूपीएससी में क्या डिफरेंस था, यूपीएससी में देखो ग्राउंड जो 3 थे शुरू के, उनमें तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा देंगे, कौन सा अनसाउंड माइंडेड, एंगेज इन अदर वर्क्स, या फिर उनको क्या हो जाए, मतलब कि फिजिकली मेंटली जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अनफिट, ठीक है। ये 3 केस में तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा देंगे। तो चौथा था मिस बिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले रहे थे, तो यूपीएससी के मेंबर्स को हटाने के लिए एडवाइस उन पर बाइंडिंग थी, लेकिन इनको हटाने के लिए एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी, चाहे वो NHRC के मेंबर क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर क्यों ना हो, इन पर बाइंडिंग नहीं होगी। समझ गए, ये था आपका ऑल अबाउट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट बॉडी नंबर 4, दैट इज योर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं CIC, ओके। इसका फॉर्मेशन ईयर है जो, ये याद रख लो, 2005 में बनी है ये पहली बार, ओके। इसका जो मेन काम है, ये इंक्वायरी करती है किसके बारे में, अबाउट कंप्लेंट्स एंड अपील्स, ठीक, इनके बारे में ही काम करती है। चलो अब CIC का कंपोजिशन देख लेते हैं। चलो भैया कंपोजिशन की बात करते हैं, तो एक तो होते हैं हमारे चीफ, हेड करेंगे, प्लस 10 से कम होते हैं, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं 10, उससे कम हो सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक। टोटल ये मेंबर्स होते हैं आपके, गॉट इट। चलो सेम अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहिबा जी, लेकिन ये भी अकेले थोड़ी करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिकमेंडेशन लेंगे। अब यही इंपॉर्टेंट आता है रिकमेंडेशन वाला, ठीक है, क्योंकि कई बार ये पूछ देते हैं कि अपॉइंटमेंट के उनके रिकमेंडेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है,
तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो तो रिकमेंडेशन देख लेते हैं कौन कौन मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 लोग होते हैं। पहले तो होते हैं हमारे पीएम, दूसरे होते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं। और तीसरे होते हैं कोई भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर होगा, इसमें आपके होम मिनिस्टर, एनी कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कोई भी होम मिनिस्टर इसमें नहीं होता। ये 3 लोग एडवाइस देते हैं हमारे दादाजी को, दादी जी को, और ये जो भी लोग हैं इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक, इनकी अगर टर्म की बात की जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक, ध्यान रखना। या फिर ईयर नहीं पता है कितने साल काम करेंगे, लेकिन जो एज है वो मेंशन है। जो मैक्सिमम एज है दैट इज 65 ईयर्स तक रहेंगे। ओके, इसके अलावा ये लोग एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। गॉट इट। अच्छा, ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या है, मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, उसी से आप समझ लेना। सेव एज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तरीके से ये 3 में डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा देंगे, चौथे में प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, और जो बाइंडिंग नहीं होगी यही रिमूवल है इनका, खत्म, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है यार। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं जो कि हमारे स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बस आप वो कर लेना, क्या कहते हैं, कंपेयर कर लेना बाकी सबसे। उधर दादाजी अपॉइंट कर रहे तो इधर अपॉइंट करेंगे हमारे गवर्नर साहब। ठीक, लेकिन मेंबर कितने होंगे ये तो देख लो, तो हमने देखा ही नहीं, कोई नहीं, अब देख लेते हैं कितने लोग होंगे। एक चीफ, सेम सेम प्लस 10 से कम होंगे हमारे इंफॉर्मेशनल कमिश्नर। कितने लोगों को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, रिकमेंडेशन किससे लेंगे, रिकमेंडेशन जैसे उधर ले रहे थे पीएम साहब से, इधर हो जाएंगे हमारे सीएम साहब। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि असेंबली के, और तीसरा हमारे एनी स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर। आप एक याद करोगे आपको 10 याद हो जाएंगी चीजें। ठीक, और सबसे बड़ी बात, इनका जो रिमूवल है स्टेट में, इनका सिर्फ और सिर्फ गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं करते, ध्यान रखना। सॉरी, गवर्नर ही करते हैं, हाँ, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट, गॉट इट। तो हाँ, इनका जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे जो सेंटर के थे CIC, उनका डिसाइड नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन जो इनका टर्म होता है ना स्टेट वालों का, इनका डिसाइडेड होता है, इनका या तो 3 साल होगा या फिर 65 ईयर्स ये हो। वो भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, ये भी क्या है, एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं है एलिजिबल। गॉट इट। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कहाँ चीफ चीफ चिल्ला रहा हूँ मैं भी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपको टेंशन मत लो यार, बस जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिख लो डेली, आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना, आपके दिमाग में नेचुरली आ जाएगा। ठीक, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1964। ठीक, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ना, इसके लिए एक रिकमेंडेशन जो दिया था, ध्यान रखना, वो संतनाम कमेटी ने दिया था। संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बना है। ओके, चाहे वो CBC हो या CBI, ये दोनों संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन बने थे। ओके जी, CBC जो है इसकी हेल्प करती है CBI। चलो अब हम बात करते हैं इसके स्टेटस की, यानी कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, वो स्टेटस मिला है पहली बार 2003 में। ठीक, वेट करो यार, बहुत तुमको आवाज आ रही होगी, हम श्योर, अगर नहीं आ रही तो कंटिन्यू करते हैं। देखो
एस्टेब्लिशमेंट तो 1964 में हो गया था, लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एक उसको वो जो इसको स्टेटस मिला वो 2003 में मिला है। ओके, इसका जो सीबीसी का मेन काम है, फंक्शन है, दैट इज वर्क अगेंस्ट करप्शन। ठीक, यानी कि करप्शन को रोकने के अगेंस्ट में काम करती है, नाम से ही है। ठीक, इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसका कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भैया कॉम्पोजिशन में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले तो एक हमारे कमिश्नर होंगे, ठीक, प्लस दो मिनिमम विजिलेंस कमिश्नर होंगे। ओके, ये लोगों को क्या करते हैं, अपॉइंट कौन करता है? वही बाई प्रेसिडेंट। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन, देखो रिकमेंडेशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर रिकमेंडेशन डेफिनेटली लेगा ही लेगा। और इसमें रिकमेंडेशन किससे लेते हैं? 3 मेंबर बॉडी होती है, उनसे रिकमेंडेशन लेते हैं। पहले हमारे पीएम भाई साहब, दूसरे हमारे एचएम होम मिनिस्टर, एंड थर्ड इज हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के। बस, ये सेम किसके हैं? अभी पिछली बॉडी जो मैंने आपको बताई थी ना, सीआईसी के, मत समझ लेना, ठीक है, उसमें होम मिनिस्टर नहीं थे। चलो, ये हो गया हमारा सीबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीबीआई, दैट इज योर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये क्या करती है? हेल्प करती है सीबीसी की इन इन्वेस्टिगेशन में। ओके, फॉर्मेशन ईयर 1963 बता चुका हूँ आपको। ठीक, बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतराम कमेटी। ओके, सीबीआई का जो मोटो है, कई बार ये पूछ लेते हैं, तो उसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ट्रिपल आई। ठीक, ये सीबीआई का हमारा मोटो है। ओके, अभी जो सीबीआई हमारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक, होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इसके डायरेक्टर की, यानी कि कॉम्पोजिशन की। जस्ट ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर ये सीबीआई हमारी काम करती है। अब हम बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर होते हैं, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, इनको, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? देखो, ये अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, पहली बात। ठीक है, सारे अपॉइंटमेंट देख लो, प्रेसिडेंट कर रहा है सेंटर के और गवर्नर कर रहा है स्टेट के, लेकिन इनको चाहिए रिकमेंडेशन। ठीक, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए था, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, हर एक बॉडी के लिए देख लो आप। और रिकमेंडेशन किससे चाहिए? पहले हमारे पीएम भाई साहब, दूसरे हमारे लोग, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक, और कौन से हाउस के? हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा। ठीक, एंड तीसरे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 3 लोगों का कॉम्पोजिशन चाहिए हमारा। प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं हमारे सीबीआई के डायरेक्टर साहब। ठीक, खैर, ओके। अच्छा, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर सीबीआई की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में चाहिए है कोई सीबीआई की रिक्वायरमेंट, तो एनी इंक्वायरी, ठीक, डिमांडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें चाहिए गेट हेल्प फ्रॉम सीबीआई, तो उसके लिए क्या चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। ठीक, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही काम करेगी किसी भी स्टेट के लिए। ओके, चलो, अब नेक्स्ट बात। अच्छा, इसकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है सीबीआई की, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जो ट्रेनिंग एकेडमी है सीबीआई वाले लोगों की, तो वो कहाँ पे? हमारे दिल्ली के पास जो सिटी है गाजियाबाद, वहाँ पे। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमारा एनआईए। ठीक,
नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 2009। ठीक, ये फॉर्मेशन ईयर है। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक, मोस्टली चीजों का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ये क्या करती है, टेररिज्म वाले एंगर पे काम करती है, मतलब उसको कम करने के काम करती है। ठीक है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए। इसके अलावा दिस इज समथिंग विच इज हेडेड बाय द रैंक ऑफ डीजी। ठीक, डायरेक्टर जनरल। जो अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंटेड बाय होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट? ओके। अच्छा, एनआईए है वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जबकि हमारी जो सीबीआई थी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल के अंदर आती थी, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एनआईए ने एक कंट्री आउट ऑफ कंट्री एक वो किया था, ऑपरेशन किया था। फर्स्ट टाइम वो किया था इन द ईयर ऑफ 2019। कब? अफगानिस्तान, काबुल में पहली बार आउट ऑफ कंट्री काम किया था। ठीक, इसके ऊपर शायद मूवी बनी हुई है, बेल कौन सी है, नॉट श्योर, बेल बॉटम कौन सी, चलो जो भी है देख लेते। तो ये तो हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज एनडीएमए, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, पहली बात ये किसके अंडर आती है, कम्स अंडर एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अलावा पीएम इसके हेड करते हैं, आपको पता ही है, हेडेड बाय पीएम। एंड इसका कॉम्पोजिशन होता है, इट इज एनडीएमए कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन होता है, जो कौन होते हैं हमारे पीएम भाई साहब, प्लस मैक्सिमम हो सकते हैं 9 अदर मेंबर्स। ठीक, तो टोटल 10 मेंबर्स का ये कॉम्पोजिशन होता है। इसमें एक पीएम भाई साहब होते हैं और दूसरे अदर होते हैं। आपने ईडीए सुना होगा, और अभी एक जो सीरीज चल रही है फर्जी बहुत ज्यादा उसमें है, तो उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है। तो ईडीए जो डिपार्टमेंट है, ये ईडीए डायरेक्टली अपॉइंटेड होता है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। आप एक याद आ गया तो बता दिया ऐसे। हाँ, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज लोकपाल इन सेंटर एंड लोकायुक्त इन स्टेट। ओके, तो चलो इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं भैया। तो लोकपाल क्या है? ये सेंटर में लीड करते हैं। ठीक, और लोकायुक्त स्टेट में, आपको बताइए। ओके, लोकपाल जो होते हैं ये एक क्या है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ओके, माने कि बहुपरिषद निकाय है। ये इसका मेन जो फंक्शन है लोकपाल का, दैट इज टू चेक करप्शन इन गवर्नमेंट। ठीक, और ये एक्चुअली बेस्ड है ओम्बड्समैन 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 एक्ट, जो कहाँ से लिया हमने, स्कैंडिनेविया से, मतलब कॉपी किया है करके बोल सकते हो। ठीक, आप तो बोलते हैं। ओके, अच्छा, जो मल्टी मेंबर बॉडी है, अब मैं लोकपाल की बात करूंगा, लोकायुक्त को एक पेज में समझा देंगे। लोकपाल के जो मेंबर्स का कॉम्पोजिशन है ना, मल्टी मेंबर बॉडी, उसमें क्या होते हैं, 8+1 चेयरमैन। अब ये क्या है, 8 नॉर्मल मेंबर है। ठीक, एक चेयरमैन होता है। तो अब देखो दोनों का अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है। जो 8 मेंबर होते हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। लोकपाल के जो मेंबर्स होते हैं टोटल 9 होते हैं, एक चेयरमैन 8 मेंबर। तो 8 में से जो 8 का अपॉइंटमेंट होता है, 4 होते हैं SC ST OBC एक्सेट्रा से बिलोंग करते हैं, 4 मेंबर। ठीक है, बाकी प्लस जो 4 बचे हुए होते हैं, ये बिलोंग करते हैं जुडिशियल बॉडीज से, यानी कि जुडिशियल मेंबर होते हैं ये। ठीक, समझ गए? ओके, जो हमारे चेयरमैन भाई साहब होंगे, ये कौन होंगे, ये या तो कोई फॉर्मर सीजेआई होंगे। ठीक, और ये क्या हो सकते हैं, फॉर्मर यानी कि मतलब रिटायर्ड यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं ये। या इनको क्या हो सकता है, 25 years का एक्सपीरियंस। ठीक, इन कहाँ, इन एंटी करप्शन पॉलिसीज। तो ध्यान रखना, चेयरमैन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है,
और हमारे जो अदर 8 मेंबर्स हैं उनकी रिक्वायर्ड क्या है। गॉट इट। चलो अब एक चीज और बची है इनके बारे में, दैट इज इनका जो टर्म है दैट इज 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स के होते हैं। ओके। और हमारे जो लोकपाल होते हैं ये अपॉइंट होते हैं बाई प्रेसिडेंट मैडम। ठीक। लेकिन वही है, फिर से रिकमेंडेशन चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन होते हैं, पहला हमारे पीएम होते हैं, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, ठीक, तीसरा लोकसभा के स्पीकर भाई साहब होते हैं, चौथा चीफ जस्टिस या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, ये कोई हो सकते हैं, और 5 में हमारे कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। इतने मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बताती है कि प्रेसिडेंट को कि किसको हमको अपॉइंट करना है हमारे लोकपाल के 8+1 मेंबर्स में। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोकपाल। लोकायुक्त में कुछ नहीं याद रखना है, हर चीज सेम है, बस सेंट्रल जज स्टेट कर दो, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक। रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी देती है, उसमें मेंबर होंगे पहले हमारे सीएम भाई साहब, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन, पास होंगे असेंबली में होंगे, तीसरे लोकसभा बोल रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भाई साहब। ओके। चौथे हमारे क्या होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर सिटिंग हाई कोर्ट जज, और 5 में होंगे हमारे एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। बस खत्म। लोकायुक्त का जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो 5 साल या 65 साल होता है, जबकि लोकपाल का क्या था, 5 साल या 70 साल था। ओके। खत्म। खत्म आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आज खत्म, दोनों बॉडीज आपकी खत्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं बचा। ओके। अभी मेरे पास टाइम कितना है, 37 मिनट्स हुआ। मैं सोच रहा हूँ कुछ चीजें आपको बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि कुछ केस हुए थे हमारे, केसेस से मैं बता देता हूँ। चलो छोड़ो, सॉरी आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। इम्पोर्टेंट जजमेंट केस है, अब मैं उनसे क्या बताऊंगा कि जो जो केस हुए हैं किस ईयर में हुए हैं और उनसे क्या क्या हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ है। ठीक। चलो ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का पार्ट नहीं है, अलग से लिख लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ बस। एक था हमारा ए के गोपालन केस ऑफ 1950, ठीक, वर्सेस मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इन्होंने बोला था आर्टिकल नंबर 21 के रिगार्डिंग में कि भैया एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ आर्टिकल 21 यूज होगा, और लेजिस्लेशन ने अगर एक्शन लिया है उसके खिलाफ नहीं यूज होगा। बस यही था और कुछ नहीं। ठीक। जो दूसरा केस था हमारा दैट वाज शंकरी प्रसाद केस, ठीक, कई बार केस का ईयर पूछ लेता है, ये था 1951 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, और उन्होंने ये बोला था कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है आपसे, और अगर वो छीनेगी तो आपको पता है, मैंने आर्टिकल नंबर 13 बताया है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट को छीनती है तो वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगा। तो ये शंकरी प्रसाद केस में बोला गया था। ओके। अच्छा, फिर तीसरा केस है हमारा बेरुवाड़ी केस, ये कब का है, 1960 का, ठीक, जिससे बोला था प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट। हाँ, प्रियम्बल को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक। तो ये बेरुवाड़ी केस ऑफ 1960 में बोला गया था। सबसे इंपॉर्टेंट केस है फोर्थ, केशवानंद भारती केस। मतलब क्या ही बोले इस केस के बारे में, तो ये तो पता ही होना चाहिए कब हुआ था, ठीक, 1973 में हुआ था। इन्होंने बोला था कि प्रियम्बल जो हमारा है इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात। दूसरा इन्होंने बोला था हाँ, प्रियम्बल को यू कैन अमेंड
प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इन्होंने एक चीज जोड़ी थी कि विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किए आप इनको एडमेंड कर सकते हो। ठीक, तो ये केस मानंद भारती से हुआ था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट हो सकता है प्रियम्बल में भी और फंडामेंटल राइट्स में भी, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा केस नंबर 5 है, दैट इज गोलकनाथ केस। ठीक है, ये है गोलकनाथ केस 1967 का। इसमें क्या गया था, इन्होंने बोला था कि यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ये देखो उससे पहले का केस है, क्योंकि 1973 में हुआ है हमारा केस आनंद भारती, उससे पहले का केस है। तो इन्होंने ये बोला था कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा इन्होंने एक दिया था 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, इसमें क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट किसी का ले सकती है, फंडामेंटल राइट छीन सकती है पार्लियामेंट। ठीक, फिर एक 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने किया था उसमें गोलकनाथ केस ने, और इन्होंने 25th अमेंडमेंट करके एक नया आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 31C ऐड किया था। ठीक, जो इन्होंने बताया कि एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। ओके, अब आर्टिकल 14 आपको पता ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने लिया यूएस से। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये था आर्टिकल 14। नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 6, मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो अमेंड कर सकती है, कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स कामा प्रियम्बल बट विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किए। वही वाला बात है जो केशवानंद भारती ने कहा था 1973 में। ठीक, लेकिन इन्होंने बोला था चेंज इन, वन सेकेंड, हाँ, तो वही है चेंज इन, मतलब चेंज नहीं कर सकते विदाउट, क्या बोलूं, विदाउट चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। वही हमने बड़ा रखा था कि इनको आप कर सकते हो, और यही चीज आज तक चल रही है। ठीक है, यही चीज एप्लीकेबल है टिल टुडे। यहाँ पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, उसको प्रीएम्बल को, बट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। फाइनल जो केस है दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन। ठीक, 1951 में जो हुआ है, इन्होंने बोला था जो आर्टिकल नंबर 15 है हमारा, इन्होंने राइट जो है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, इसको अमेंड किया था। और आपको मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेशन में पहले था कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि ओनली स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड। 15 में बोला था सिर्फ कि ओनली स्टेट, मतलब कोई बंदा चाहे तो कर सकता है। लेकिन बाद में जो इन्होंने अमेंड किया है 15 ए या बी में या शायद सी में जोड़ा है, उसमें बोला है एनी स्टेट और एनी इंडिविजुअल, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस व्हाटएवर ग्राउंड। ठीक है, क्या ग्राउंड थे, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, सेक्स, ये सारे ग्राउंड्स थे, इन पर आप नहीं कर सकते। लैंग्वेज भी था। ठीक, खैर ये था हमारा इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज वेल एज, प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया हमारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और उनसे क्या क्या ऐड हुआ मैंने सब बता दिया। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, क्या बचा है अभी आपके लिए, पंचायती राज वाला बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूटीज, ठीक है, यूटीज बताऊंगा, ट्रिब्यूनल्स बताऊंगा, और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताऊंगा कि कोई भी, अभी इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि रिसेंटली आम आदमी पार्टी बनी है हमारी नेशनल पार्टी। ठीक है, तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो
तो करो, कोई डाउट हो डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। एनी हेल्प रिक्वायर्ड जस्ट डू टेल मी नो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।